हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गाइडर में। कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल के माध्यम से आज हम लोग क्लास 9th रसायन शास्त्र स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह जो सीरीज चलेगा वो भारतीय भवन बुक से संबंधित नोट्स और उसी से समझाए जाने की कोशिश किया जाएगा। और जो भी चैप्टर इसका पढ़ाया जाएगा भारतीय भवन बुक का, उसका यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चन आंसर सीरीज और नोट्स के साथ पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में कभी भी आप लोगों को कोई भी वीडियो अपलोड मिले तो आप लोगों के पास आसानी से पहुंच सके। ये रहा आज का कंटेंट जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, हमारे परिवेश के पदार्थ। तो यहाँ से आपको मिलेगा महत्वपूर्ण पॉइंट्स। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर कर दे दोस्तों के पास, और आप लोग एक नंबर से जुड़ जाएं। और एक टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन लिंक्स में दिया जाएगा, जिसमें आप लोग वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे। तो आप लोग चैनल पे बने रहें, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। और जो भी आप लोगों की समस्या होती है, आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर दें, अपना सुझाव जरूर दें कि आपको कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया, किस तरीके से और आगे पढ़ाया जाए, ताकि आप लोगों को समझ में आए और अच्छे कंटेंट उपलब्ध हो। आप लोग फ्री में अच्छे तरीके से ऑफलाइन कोचिंग से ज़्यादा यहाँ पे तैयारी कर सकेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, हमारे परिवेश के पदार्थ। तो चलिए सबसे पहले हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि पदार्थ क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों के चारों तरफ अनेक प्रकार के चीज़ें पाई जाती हैं, बहुत से चीज़ें पाई जाती हैं जिन्हें हम देखते हैं, अनुभव भी करते हैं। उदाहरण के रूप में देख लें तो आपके पास फ़ोन है, आपके पास किताब है, आपके पास कलम है। ये सभी में कुछ न कुछ इनका आकार होता है, कुछ न कुछ इनका भार होता है, कुछ न कुछ इनमें गुण पाए जाते हैं। तो क्या यही चीज़ पदार्थ कहे जाते हैं? क्या यही सब पदार्थ हैं? क्या यही सब चीज़ों को हम लोग पदार्थ कहते हैं? तो यही चीज़ यहाँ पे हम आपको समझाने वाले हैं। उसी तरह से हम और भी देखें तो हमारे आसपास हवा बहते रहता है, लेकिन हम उसको कैच नहीं कर पाते, पकड़ नहीं पाते हैं। लेकिन ये अनुभव कर सकते हैं कि हाँ, हवा बह रही है। तो वहाँ पे हवा बह रही है तो उसमें क्या उसका कोई आकार दिखाई दे रहा है आपको? क्या उसका कोई आयतन दिखाई दे रहा है? नहीं ना। लेकिन अगर वही चीज़ को हम एक गुब्बारे में भर देते हैं और उसके बाद उसको कहते हैं कि इसमें इतना हवा है, या उसको वजन कर लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप गैस सिलेंडर में गैस को भरते देखा होगा, क्या आपको दिखाई देता है कि इसमें कौन सा गैस कैसा है, किस रंग का है? नहीं ना। तो वही चीज होता है, लेकिन जैसे ही आप गैस सिलेंडर को उठाते हो तो उससे पता चलता है कि यह कुछ भारी है, कुछ वेट है इसमें। तो यही चीज होता है पदार्थ। तो आपने यहाँ पर कुछ बहुत ऐसे चीज को समझा होगा जो आपको पदार्थ से संबंधित पॉइंट्स को हमने बोला होगा। फिर आप यहाँ पे ये भी देखे होंगे कि कुछ ऐसे भी वस्तु हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में हमको कोई बल लगाना पड़ रहा है, कोई अवरोध उत्पन्न कर रहा है। तो क्या वो भी पदार्थ है? तो कुल टोटल यहाँ से हमने पदार्थ का एक परिभाषा निकाला है, जो आपको नोट करने हैं और साथ में समझते हुए चलना है। तो आपको ये वाले पॉइंट्स आपको नोट करने हैं कि कोई भी वस्तु, आप यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको नोट करने हैं। थोड़ा सा मार्कर ले लेते हैं ताकि आप लोगों को समझाने में हमको आसानी हो और आप लोग को समझने में कोई दिक्कत न हो। देखिए यहाँ से कहा है पदार्थ। पदार्थ को हम लोग इंग्लिश में प्यारे बच्चों बोलते हैं मैटर। आप लोग नोट कर लेंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को इंग्लिश में नहीं पता होता है, तो आप लोग नोट कर लेंगे मैटर। तो कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। फिर से रिपीट है, जो आप लोग इसको नोट कर लेंगे वीडियो पॉज करके, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के रूप में लिया है, किताब आपका एक पदार्थ होगा, बाल्टी होगा, जल होगा। यहाँ पे जाल लिखा गया, लेकिन जाल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जल भी कर लेंगे, मिट्टी कर लेंगे। और जो भी हम लोग वस्तु को उठाते हैं, फील करते हैं, अनुभव करते हैं, जो स्थान घेर लेता है, जिसमें भार हो जाता है, जिसमें कुछ आयतन होते हैं, जो कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में हमको कठिनाइयाँ देता है। तो इन सभी चीज़ जिनमें पाए जाते हैं, उनको हम लोग पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की भौतिक प्रकृति, आइए हम लोग देखते हैं कि भौतिक प्रकृति कहने का मतलब उससे हम लोग कैसे देख सकते हैं, कौन कौन तरीका से पकड़ सकते हैं, कौन कौन तरीका से समझ सकते हैं।
तो यहाँ से फर्स्ट पॉइंट पे हमने बताया आपको कि पदार्थ कणों का बना होता है। अब कण क्या है हम आपको डीपली बताने वाले हैं, तो आप लोग संयम के साथ देखें, अच्छे से देखें और नोट बुक लेकर बैठे, ताकि आपको जो पॉइंट यहाँ पे नहीं लिखा गया है आप उसको नोट भी करते चलें। तो पदार्थ कणों का बना होता है। सेकंड में हमने लिखा पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। थर्ड में हमने लिखा पदार्थ के कण अनवरत गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आइए हम ये चारों प्रॉपर्टी को, और साथ में एक और हमने यहाँ पे 5 में लिखा है कि पदार्थ के कणों के बीच कुछ रिक्त स्थान होते हैं। तो आइए ये चारों स्टेप को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो पदार्थ कणों का मिलकर बना होता है। इसका मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि अभी से कुछ समय पहले लकड़ी को आपने देखा होगा, इसमें छोटे छोटे कण नहीं होते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन अगर वही चीज हम लोग एक बीकर में जल को ले लें, अब यहाँ पे हम लोग जैसे ही जल को लेंगे, एग्जाम्पल के रूप में जल को आप छोड़िए, आप एक थोड़ा सा मिट्टी लीजिए, एक मुट्ठी मिट्टी लीजिए, और उस मिट्टी में आप क्या देखेंगे, उस मिट्टी में आप क्या देखेंगे कि बहुत ऐसे जो कण होते हैं जो एक दूसरे में चिपके होते हैं, एक दूसरे में सटे होते हैं, और सटे होने के कारण वहाँ पे मिट्टी थोड़ा बड़ा बन जाता है। अगर वही मिट्टी के कण सबको तोड़ दिया जाए या फोड़ दिया जाए तो सभी अलग हो जाते हैं। इसका मतलब जो मिट्टी का कण है वो सभी अलग हो गए। तो यही चीज यहाँ से समझा जा सकता है कि पदार्थ कणों का मिलकर बना होता है। जो भी पदार्थ, जैसे आपने फोन देखा तो फोन में बहुत ऐसे चीज है जो मिलकर बने होते हैं। फोन जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख लिया जाए तो चार्जर का अलग होता है, हेडफोन का अलग होता है, मेमोरी कार्ड का अलग होता है, सिम का अलग होता है। वही चीज होते हैं जो पदार्थ मिलकर बने होते हैं। और उसके बाद सेकंड में हमने लिखा कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं कि आप 5-6 आप गिलास लीजिए, 5-6 गिलास में आप क्या करें, पानी डाल दीजिए और सभी में एक रंग डाल दीजिए। एग्जाम्पल के रूप में आप लाल रंग को डाल दीजिए, एक में लाल रंग को डालिए और सभी में ही उसका पानी का जो द्रव्यमान है, या पानी का जो क्या कह सकते हैं, मतलब पानी को बढ़ाते जाइए। जैसे एक में 2 लीटर डाले, अगला में 3 लीटर, अगला में 4 लीटर, 5 लीटर, ऐसे करके देखते जाइए। अगर आपने 10 लीटर तक भी ऐसा किया तो आपको यह देखने को मिलेगा कि उसमें जो रंग है वह लाल आ ही रहा है। इसका मतलब आप यह जान सकते हैं कि पदार्थ जो होता है वह कणों से मिलकर बना होता है। एक न एक कण एक दूसरे में मिलते हुए चला जाता है। फिर उसके बाद कहा है नंबर 3 में पदार्थ के कण अनवरत गतिशील होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप खाना बन रहा है, यहाँ पे कुछ खाना बन रहा है और यहाँ पे कोई इंसान है। अब यहाँ से सुगंध इसके पास कैसे चला जाता है, इसके पास कैसे चला जाता है। और उसके बाद भी और सोचे तो मान लीजिए यहाँ पे आपने कोई अगरबत्ती जलाई है, ठीक है, और ये अगरबत्ती जलते हुए इस इंसान के पास चला जाता है, उसको महक देता है और कहता है शायद कुछ अच्छा महक रहा है, शायद कुछ अच्छा बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पदार्थ का कण है वह गैस की अवस्था में बहुत तेजी से भागता है, यानी ताप बढ़ने पर कणों के वेग में वृद्धि हो जाती है, और जिसके कारण हम लोग जानते हैं कि पदार्थ का जो कण होता है वो बहुत तेजी गति से क्या होता है, भागता है इधर से उधर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नंबर 4 में कहा गया है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं, यानी एक दूसरे को खींच लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग समझने के लिए एक चीज को लेते हैं, जैसे एक लोहे को कील को लीजिए, एक खड़िया का टुकड़ा और एक ईंट का छोटा टुकड़ा ले, इन तीनों पर अलग अलग हथौड़े से प्रहार करें तो आप क्या पाएंगे कि खड़िया का टुकड़ा आसानी से चूर चूर हो गया, ईंट का टुकड़ा थोड़ा सा देरी, जबकि लोहे का कील को तोड़ना अत्यंत कठिन हो जाता है। इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि खड़िया के कणों के मध्य जो अंतरा अनुक आकर्षण बल था वह सबसे कम था, और उनके बीच जो ईंट था उनके बल थोड़ा सा ज्यादा था, और लोहे के कील के पास तो सबसे ज्यादा था। इसका मतलब यह देखें कि लोहे के कण एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में लेकर आपको समझाया है। फिर अगला क्या है कि पदार्थों के कण के बीच कुछ रिक्त स्थान होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हैं, चीनी को जल में मिला दीजिए, तो यहाँ पे आप जैसे ही चीनी को जल में मिला देंगे तो चीनी का जो, मान लीजिए कि आपके पास 100 ग्राम चीनी है और आपने
आधा लीटर पानी में मिला दिया। अब आधा लीटर पानी में अगर जगह नहीं होता तो वह चीनी का कण उसमें क्यों घुल जाता, कैसे घुल जाता, यह प्रश्न आपके मन में उठता है या नहीं। तो यही चीज बताया गया कि पदार्थ के कण के बीच खाली जगह होते हैं। कैसा लग रहा है वीडियो आज का, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और जो भी आप लोगों की समस्या होती है आप उस समस्या से निदान पाइए, और अपने कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और इसका क्वेश्चन सीरीज भी अपलोड होगा, आप लोग चिंता नहीं करें। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आइए हम लोग जानते हैं कि इतने तरीके तो हमने पढ़ लिए कि पदार्थ इस तरीके के होते हैं, जैसे आपके यहाँ पलंग है, बक्सा है, बहुत ऐसे चीज़ है, ये सभी पदार्थ के अंतर्गत ही आता है। क्योंकि बक्सा है जो आपको जगह छेकेगा, उसमें भार तो होता है, उसका कुछ आयतन भी होता है, तो यही चीज़ होता है। अब यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे पदार्थ का वर्गीकरण, यानी पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं। तो पदार्थ को भौतिक गुण के आधार पर 3 रूप में बांटा गया है। बांटा गया है 3 रूप में बांटा गया है। एक तो आपको इस रूप में बांटा गया है, देख सकते हैं यहाँ पे, ठोस, द्रव, गैस। ऐसे आग दो इसका और है, यानी कह सकते हैं 4 में। आप 4 में बहुत से टीचर पढ़ा रखे होंगे, या बहुत से बुक में भी देता है, इसमें भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा लास्ट है, लेकिन हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। एक तो आपका है प्लाज्मा, नंबर 4 पे क्या है, प्लाज्मा। प्लाज्मा को आप लोग याद रखेंगे, ऐसे हम इसका डिटेल से चर्चा करेंगे सेकंड वीडियो में। और 5 में आपको आ जाएगा पदार्थ का 5वां अवस्था, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या आ जाएगा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ध्यान रखेंगे, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये आपका है आइंस्टीन आइंस्टीन कंडेंसेट, ध्यान रखेंगे, ये आपका 5वां है, ध्यान रखेंगे, ये आपका 5वां है। तो हम लोग यहाँ पे 3 का चर्चा अच्छे से करेंगे, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का लास्ट में करेंगे। तो आप लोग देखिए ठोस, पहले ठोस को देख लेते हैं, पदार्थ की ठोस अवस्था। आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि पदार्थ की ठोस अवस्था क्या होता है। तो जिस वस्तु का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, ठोस कहलाता है। यानी जिस वस्तु का आकार एवं आयतन, आकार के मतलब जो साइज होता है, वो साइज और आयतन दोनों निश्चित होता है, तो इस कंडीशन में उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठोस पदार्थ कहते हैं। फिर से रिपीट कर देते हैं, जिस वस्तु का आकार, जैसे कहने का मतलब यहाँ पे हम एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, एग्जाम्पल के रूप में, तो यहाँ से आप देख सकते हो, ये आपका कुर्सी है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, कुर्सी है। देखिए यहाँ से, ये आपका कुर्सी है। अब इस कुर्सी को आप देख सकते हो, इस कुर्सी में आप पे इसके आकार को क्या कर, निश्चित है कि नहीं। अब इसको तोड़ोगे तो ये फिर खराब हो जाएगा, फिर इसका आयतन भी कुछ सीमित है। तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, ठोस अवस्था कहते हैं। ठोस अवस्था के कुछ गुणधर्म है, आइए हम लोग देख लेते हैं ठोस अवस्था के क्या कुछ गुणधर्म है, क्या उनके महत्वपूर्ण गुण है। तो यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं। और भी एग्जाम्पल ठोस की अवस्था को ले सकते हैं, जैसे आपका कॉपी ठोस है, जैसे आपका मान लीजिए लैपटॉप या फोन, ये आपका ठोस अवस्था के अंतर्गत आता है। तो आइए, ठोस पदार्थ के कुछ निम्नलिखित गुण इस प्रकार हैं, जिनमें नंबर फर्स्ट आपको दिखाया गया है आकृति और आयतन। तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि आकृति और आयतन ठोस पदार्थ का क्या होता है और यह कैसे वर्क करता है। सेकंड में आपसे घनत्व की बात किया गया है। थर्ड में आपको द्रवनांक और क्वथनांक की बात किया गया है। फोर्थ में आपको ठोस पदार्थ कठोर और दृढ़ होते हैं, इसके बारे में बताया गया है कि आप ठोस को कैसे पहचान सकते हो, ठोस होते कैसे हैं। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि वह कठोर और दृढ़ होते हैं। उसमें संपीड्यता होती है। संपीड्यता का मतलब उसको आप बढ़ा सकते हो या नहीं, घटा सकते हो या नहीं, इसके बारे में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ से बहाव, यानी ठोस बह सकता है या नहीं, ठोस एक जगह से दूसरी जगह बह सकता है कि नहीं। फिर उसके बाद प्रसार या संकुचन इसमें होता है या नहीं, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, विसरण क्या होता है। तो ये सभी चीज़ हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो आप लोग बने रहें, अच्छे से देखें। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कर देना। अब यहाँ से हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले आकृति और आयतन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन उनको निश्चित होते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको समझाया मोबाइल, उसका आकार एवं आयतन निश्चित है। आप उसको खींच करके लंबा नहीं कर सकते हो, खींच करके आप उसे चौड़ा नहीं कर सकते हो। जितना साइज में उसे बनाया गया है बस उतना ही साइज में उसे रख सकते हैं। जब उसको ठोस रूप दे दिया जाएगा तब उसको आप बदल नहीं सकते हो।
आप ये भी जानते होंगे कि ठोस पदार्थों के अंतराणुक जो स्थान है वो बहुत कम होता है। अंतराणुक स्थान करने का मतलब उनके बीच बीच जो है, जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास ठोस है, जैसे ये आपके पास ठोस है, ये आपके पास ठोस है, ये तीनों चारों जब मिलकर बना होता है तो यहाँ पे जो ये रिक्त स्थान आपको दिखाई दे रहा है, ये रिक्त स्थान नहीं होता है, जिसके कारण इसको खींचा नहीं जा सकता है। ध्यान रखेंगे, ये इसलिए इसे खींचा नहीं जा सकता है। जैसे रबड़ बैंड एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पे कुछ आपको समझाना चाहेंगे, क्या आप यहाँ से ले सकते हो। जैसे पुस्तक यानी किताब एक ठोस है, इसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होती है। रबड़ बैंड भी ठोस है, ध्यान रखेंगे, रबड़ बैंड भी ठोस है। क्यों ठोस है? कोई पूछ लिया जाए कि रबड़ क्या आपका ठोस है, तो है कब, जब इसे खींचने पर इसकी आकृति बदल जाती है, किंतु खिंचाव बल को हटते ही, जैसे ही आप रबड़ को खींचे तो वह क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही आप छोड़ते हो तो फिर वो अपना वही साइज में चला जाता है जो पहले था। यानी रबड़ भी आपका क्या हो जाएगा, रबड़ भी आपका क्या हो जाएगा, ठोस होगा। चीनी और नमक भी ठोस है, चीनी और नमक भी ठोस है, लेकिन बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा कि चीनी एक द्रव्य है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि चीनी या नमक किसी भी क्रिस्टल की आकृति निश्चित होती है। जिस समय चीनी का दाना होता है उस समय उसका आकृति निश्चित होता है, आप उसको खींच नहीं सकते हो, खींच करके लंबा नहीं कर सकते हो, भले ही वो पानी उसमें मिलने पर उस अपना आकार खो देता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह भी ठोस होगा। मेज भी एक ठोस है। तो ये सभी चीज आपने देखा कि इस तरीके से ठोस होते हैं। फिर सेकंड में आपको घनत्व दिया गया है, तो यहाँ पे हमने घनत्व की परिभाषा दिया है। आइए बात कर लेते हैं कि घनत्व क्या होता है। तो घनत्व होता है किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। किसी पदार्थ के इकाई आयतन में यानी एक आयतन में जो निहित द्रव्यमान होगा, निहित जो भार होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। और घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। आप इस वाले पॉइंट्स को नोट करेंगे, इस सभी पॉइंट्स को आपको नोट करने हैं। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। आयतन को हम लोग किस चीज में मापते हैं, तो आयतन को प्राय हम लोग जो लिखते हैं वह घन मीटर में लिखते हैं या लीटर में व्यक्त किया जाता है। ध्यान रखेंगे, घन मीटर या लीटर में व्यक्त किया जाता है। और साथ में इसका कुछ अपना एसआई मात्रक भी होता है। आपको यहाँ पे बताया गया है कि घनत्व का जो एसआई मात्रक है, देखिए यहाँ से एसआई मात्रक है, किलोग्राम प्रति घन मीटर है। क्या बताया गया, किलोग्राम प्रति घन मीटर है घनत्व का एसआई मात्रक। चलिए अगले पॉइंट्स पे हम लोग बढ़ते हैं, द्रव्यमानक। अब आइए द्रव्यमानक, जिसको हम लोग इंग्लिश में मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट? वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव अवस्था में पहुंच जाता है, द्रव्यमानक कहलाता है। वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव अवस्था में पहुंच जाता है, उसे हम लोग द्रव्यमानक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप ले लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स रखा है, या यहाँ पे मान लीजिए कि कोई डिब्बा है, या मान लीजिए यहाँ पे कोई प्लास्टिक है, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको कोई हीट दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, जैसे आग जला रहे हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप मीठा भी समझ सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में आप चीनी भी समझ सकते हैं, जो पिघल करके द्रव में चला जाता है। एग्जाम्पल के रूप में आप प्लास्टिक को देख सकते हैं। तो जैसे ही इस पे आप हीट डालते हो तो यह क्या होता है, यह पिघलना शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है, पिघलना शुरू हो जाता है। और पिघल करके ये पानी, एग्जाम्पल के रूप में बर्फ भी देख सकते हो, क्या बर्फ भी देख सकते हो। तो जैसे ही बर्फ को हम लोग हीट देते हैं तो यह पिघल करके किस चीज में आना शुरू हो जाता है, द्रव में शुरू हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमानक कहते हैं। चलिए अगले चीज पर बढ़ते हैं, अपना हिमांक। अब इसको हम लोग हिंदी में फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं कि जब किसी पदार्थ की अवस्था द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तित होती है तो जिस तापमान पर यह प्रक्रिया होता है उस तापमान को हम लोग हिमांक कहते हैं। देखिए यहाँ में हमने क्या देखा कि पदार्थ का वह अवस्था जिसमें द्रव से ठोस, यानी यहाँ पे लिक्विड था, यहाँ पे पानी था, जैसे पानी का जमना, यह हिमांक कहला। यह पानी था और यह पानी से क्या चीज में बन गया, यह बर्फ बन गया। तो इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, हिमांक कहेंगे। हिम के मतलब ही होता है बर्फ, और यहाँ पे जम जाना हिमांक कहलाता है। आ रहा होगा समझ में? तो लाइक जरूर करना, अपना जो कमेंट्स है वह कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना कैसा लगा, ताकि मेरे अंदर और मोटिवेशन बढ़े और अगले दिन और अगले अच्छे वीडियो के साथ आप लोगों के साथ शेयर करें। अगला जो हम लोग देखने वाले हैं वह क्वथनांक देखने वाले। क्वथनांक किसे कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं।
अब आइए बॉइलिंग पॉइंट बात कर लेते हैं। तो किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर द्रव के भीतर वाष्प दाब द्रव की सतह पर आरोपित वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। किसी द्रव, देखिए यहाँ से, किसी द्रव का क्वथनांक, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर द्रव के भीतर वाष्प दाब द्रव की सतह पर आरोपित वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। तो इस चीज को हम लोग क्वथनांक कहते हैं। अब यहाँ पे समझना है कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है। तो जिस बल के द्वारा, जिस दाब के द्वारा वायुमंडल में कोई भी वस्तु द्रव की सतह पर हो जाता है, द्रव की सतह पर आ जाता है और वही उसी चीज से वह फिर सॉलिड अवस्था में भी हो जाता है, तो ऐसे चीज को हम लोग वायुमंडलीय दाब कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा इस चीज को। तो यहाँ पे हमने क्वथनांक देखा। चलिए अगला पॉइंट्स हम लोग देखेंगे ऊर्ध्वपातन, जिसको हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। तो क्या होता है, आइए सब्लिमेशन के बारे में बात कर ले। तो वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे वाष्प की अवस्था में बदल जाता है। ध्यान देना है, यह द्रव में चेंज नहीं होगा, यह द्रव में चेंज नहीं होगा और इसमें से सीधे डायरेक्ट वह किस चीज में भाप बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा। और यह कौन सा पदार्थ बनेगा, तो यह ठोस पदार्थ बनेगा। तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और इस प्रक्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आपको यहाँ पे हमने कुछ दिया है। अमोनियम क्लोराइड दिया है जिसको हम लोग नौसादर कहते हैं, एक आयोडीन होता है और उसके बाद कपूर होता है, शुष्क बर्फ होता है। देखिए ये सभी चीज बेवफा है, ये सभी चीज बेवफा है जो हम पढ़ रहे हैं। क्यों बेवफा है, क्योंकि ये नहीं चाहता है कि हमें कोई याद रखे और हम लोग चाहते हैं कि हम इसको याद रखें। तो इसके लिए हमको डट कर के मुकाबला करना होगा, डट कर के सामना करना होगा, अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, कंटेंट न्यू न्यू होने चाहिए, अच्छे पैटर्न पर होने चाहिए, समझाने वाले तुम्हारे मतलब समझने वाले के जैसा होना चाहिए ताकि उसको अच्छे तरीके से समझा सके। तो यहाँ पे उम्मीद है मेरा कोर्सेस आपको रंग लाएगा। तो उम्मीद है आप लोग देखिए, और नहीं है तो आप लोग यूट्यूब पे तो बहुत से चैनल हैं, उस पर भी आप लोग जा सकते हैं। चलिए अगला विसरण पे बात कर लेते हैं। विसरण जिसको इंग्लिश में डिफ्यूजन कहते हैं। विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव के कण किसी अन्य द्रव में प्रवेश करते हैं। अब यहाँ से मान लीजिए कि ये आपके पास चीनी का कण था, ठीक है ना, या किसी द्रव के कण में पार्टिकल्स एक मतलब घुला हुआ है और यहाँ पे किसी अन्य चीज का है। तो ये दोनों जब आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं, आपस में एक दूसरे से प्रवेश कर लेते हैं, तो इस चीज को हम लोग विसरण कहते हैं। इस चीज को हम लोग विसरण कहते हैं। तो उम्मीद है विसरण भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं कि कॉपर और जिंक के दो टुकड़े को परस्पर सटाकर बांध दिया जाए और कुछ वर्षों तक दोनों को सटाकर छोड़ दिया जाए तो एक दूसरे के कण, यानी एक दूसरे जो धातु हैं उनके कण कुछ हद तक एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। तो ऐसे चीज को हम लोग विसरण कहते हैं। तो उम्मीद है ये पॉइंट्स भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं किस चीज को, तो पदार्थ की द्रव अवस्था को। क्या होता है पदार्थ की द्रव अवस्था, तो कहता है कि एक ऐसा पदार्थ जिसका कोई आकार नहीं होता लेकिन आयतन होता है। यानी वह पदार्थ ही है जिसका कोई आकार नहीं होता, कोई साइज नहीं होता, लेकिन उसका आयतन होता है। तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में लीजिए, मान लीजिए आपके पास ये थाली है, इसमें आप पानी को डाल देंगे तो इसका क्या होता है, कोई आकार फिक्स नहीं है, लेकिन इसका आयतन है कि उस थाली में कितना है। अगर वही पानी को आप यहाँ एक गिलास में डाल देंगे तो वही पानी रहेगा, लेकिन यहाँ पे गिलास के आकृति का दिखाई देगा। अगर वही चीज आप यहाँ बाल्टी में डाल देंगे तो वह बाल्टी का आकार ले लेगा, बाल्टी के रूप ले लेगा, लेकिन यहाँ पे इसका कोई आकार फिक्स हो रहा है नहीं। लेकिन इसका आयतन है कि यह 5 लीटर पानी था तो 5 ही लीटर होगा, 250 ml पानी था तो 250 ml होगा, लेकिन इसका कोई साइज नहीं। यहाँ पे थाली का रूप लिया, यहाँ पे कटोरा का रूप लिया या गिलास का लिया, और यहाँ पे बाल्टी का। तो यही चीज को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। अब आइए द्रव के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, कोई गुण होते हैं। तो यहाँ पे हमने समझाया है आकृति और आयतन।
अब द्रव का आकृति और आयतन तो हमने ऊपर ही समझा रखा कि इसका आकृति नहीं होता है लेकिन आयतन होता है। अब यहाँ पे बात किया घनत्व, तो घनत्व का परिभाषा भी हमने दे रखा है कि किसी पदार्थ की ठोस अवस्था की तुलना में इसका जो घनत्व होगा वो बहुत ही क्या होगा, कम होगा। ध्यान रखेंगे, ठोस द्रव का घनत्व ठोस से क्या होता है, कम होता है। असंपीड्यता की बात आता है जिसको हम लोग कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। तो संपीड्यता क्या होता है प्यारे बच्चों, ठोस की तुलना में, देखिए अब संपीड्यता हमने पिछले वाले में नहीं समझाया था, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि ठोस पदार्थ पर दाब बढ़ाकर या घटाकर उसके आयतन को बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता है। यानी संपीड्यता की परिभाषा आप लोग नोट करेंगे, बोल रहे हैं कि ठोस पदार्थ, बोल रहे हैं लिखेंगे आप लोग, ठोस पदार्थ या किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसे दाब बढ़ाकर या दाब घटाकर, जिसे दाब बढ़ाकर या दाब घटाकर उसके आयतन को, उसके आयतन को क्रमशः घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता, घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता है, उसे हम लोग संपीड्यता कहते हैं, उसे हम लोग संपीड्यता कहते हैं, उसे हम लोग संपीड्यता कहते हैं। ध्यान रखेंगे, तो यही चीज यहाँ से आपको समझना है। तो अब यहाँ पे इसका जो द्रव का होता है वह ठोस से कम होता है, यानी इसमें से तो किसी पर भी, जैसे पानी में आप क्या दाब लगाकर उसके जो आकार है उसको आप कम कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो ना। तो यही चीज यहाँ पे। अब उसका द्रव्यमान कथनांक तो हमने पिछले वाले में ही समझा रखा है, आप लोग अगर शुरू से देखे होंगे तो समझ में आया होगा। आइए अब हम यहाँ पे तरलता की बात कर लें जो हमने नहीं समझाया था। तो तरलता कहता है कि द्रव पदार्थ के बहने की प्रवृत्ति को हम लोग तरलता कहते हैं, यानी द्रव पदार्थ एक जगह से दूसरे जगह जब बह जाता है तो इस चीज को हम लोग तरलता कहते हैं, जो आसानी से एक जगह से दूसरे जगह बह जाता है। और यह तरलता उस द्रव के प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, पर उसके प्रकृति पर निर्भर करता है कि वह द्रव कैसा है। अगर द्रव पतला है तो वह आसानी से बह जाएगा, अगर वही द्रव गाढ़ा है तो थोड़ा लेट से बढ़ेगा। तो यही चीज कहता है, जैसे आप फर्श पे डालोगे, चिकनी सतह पे द्रव को डालोगे तो वह तेजी से बहाव करेगा, तेजी से निकल जाएगा। वो अगर वही आप रुखड़े सतह पे डालते हो तो वहां पे थोड़ा सा लेट लगेगा। तो यही चीज तरलता होता है। विसरण आप यहाँ से नहीं वहां से समझा रखे हैं आपको कि विसरण क्या होता है, हमने विसरण भी आपको समझा रखा है। तो आप ध्यान देंगे पिछले वाले वीडियो पर, पिछले वाले कंटेंट पे क्या हमने विसरण किया था। आप एक थोड़ा सा पॉइंट्स लास्ट में हम आपको बोलेंगे, यानी जब यह चैप्टर समाप्त होगा तो वहाँ पे कुछ शॉर्ट पॉइंट बताएंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और कारगर होगा, और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, अति लघुत्तरीय प्रश्न, ये सभी को क्लियर करेगा। अब आइए हम लोग द्रव का जमना भी हमने समझ लिया, अब बाष्पन समझना है। तो बाष्पन को इंग्लिश में इवेपोराइजेशन बोला जाता है। तो आप यहाँ से नोट करेंगे कि किसी द्रव का कमरे के ताप पर द्रव के क्वथनांक के नीचे के तापों पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। यानी कोई भी द्रव है जो कमरे के ताप पर द्रव के क्वथनांक के, यानी क्वथनांक करने का मतलब अभी हमने बताया था, उबलने के ताप के एकदम नीचे वाष्प बन करके धीरे धीरे वह कहाँ चला जाता है, वायुमंडल में चला जाता है। वायुमंडल कहने का मतलब आकाश में चला जाता है। तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। और वाष्पन को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक हैं, तो आइए जिनमें हम लोग बात कर लेते हैं। एक तो द्रव की प्रकृति, द्रव कैसा है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपकी प्रकृति अच्छा रहेगा तो वाष्पन तेजी से होगा, कम रहेगा तो थोड़ा सा लेट लगेगा। फिर सेकंड में द्रव का ताप पर, फिर द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, फिर आपको यहाँ पे वायु के वेग पर, वायु कैसा है, और साथ में आर्द्रता पर। अब यहाँ से हम बारी बारी से समझाते। तो द्रव का प्रकृति कहने का मतलब है कि द्रव का क्वथनांक जितना भी कम रहता है उसका वाष्पन उतना ही तेजी से होता है। याद रखेंगे, यानी जिसका क्वथनांक जितना ही क्या होगा, कम रहेगा, उतना ही उसका वाष्पन तेजी से होगा, और जिसका क्वथनांक ज्यादा होगा उसमें क्या होगा, वह तेजी से वह जो होगा उसका जो वाष्पन होगा उतना ही वह लूज होगा, उतना ही वह धीरे होगा। फिर उसी तरह से यहाँ पे हमने द्रव का ताप बताया है, यानी द्रव का ताप जितना ही अधिक होगा उतना ही वाष्प क्या बनेगा, तीव्र गति से बनेगा।
द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल, द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब प्यारे बच्चों यह होता है कि द्रव की सतह का जो क्षेत्रफल जितना अधिक, द्रव के सतह का क्षेत्रफल करने का मतलब जहाँ पे आपने द्रव को, जिस चीज़ पे आपने गर्म कर रहा है या उसको भाप बना रहा है, तो वहाँ पे उसका क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा, जितना बड़ा चीज़ में आप करोगे, उतना ही उसमें पानी क्या बनेगा, वाष्प के रूप में परिणत होगा। वायु का वेग, अगर वायु हवादार स्थान पर आप वहां पे द्रव को कर रहे हैं, द्रव को वाष्प बना रहे हैं, तो वहां भी बहुत तेजी से होता है। इसका कारण यह है कि द्रव के वाष्प के कणों को वायु तेजी से क्या कर ले जाता है, बहा ले जाता है। उम्मीद है ये सभी चीज आपको समझ में आ पा रहा होगा। तो आप लोग अपना सॉल्यूशन, अपना कमेंट्स जरूर करें। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करें। आर्द्रता, अब आइए बात कर लेते हैं आर्द्रता की। वायुमंडल में विद्यमान अदृश्य जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। अब इसको आप लोग को नोट करना है। जैसे किसी ने पूछ लिया कि बताओ बाबू आर्द्रता क्या होता है, तो आप इस यहाँ से बता सकते हो आर्द्रता क्या होता है, ठीक है ना। आप यहाँ से बता सकते हो। इसको हम लोग ह्यूमिडिटी भी कहते हैं इंग्लिश में। तो क्या लिखोगे कि वायुमंडल में विद्यमान अदृश्य, यानी जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, जल वाष्प को, उसको हम लोग आर्द्रता कहते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा कि आज आर्द्रता बहुत गिर चुका है, आज आर्द्रता में, आज वायुमंडल में इतना आर्द्रता है, आर्द्रता थोड़ा सा कम है, ज़्यादा है। तो यही चीज़ होता है कि इसके अंदर जल वाष्प की मात्रा जब बढ़ जाती है या जल वाष्प की मात्रा घट जाती है, तो लोग कहते हैं कि आज थोड़ा ठंड ज़्यादा है, कम है, आ रहा है ठंड का दिन। तो यही चीज़ देखा जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे वाष्पन और क्वथन में अंतर। तो आइए बात कर लेते हैं कि वाष्पन और क्वथन में क्या अंतर है। तो वाष्पन जो है यह एक स्वतंत्र प्रक्रिया है, जैसा कि हमने ऊपर भी बात कर रखा है, और ये सतह के ऊपर होता है। इसमें जो होगा, ये सभी 3 पॉइंट्स देखिए यहाँ से, ये तीनों पॉइंट्स आपको वाष्पन की अंतर है, और इसके नीचे जो आपको 3 पॉइंट्स दिखेंगे, ये सभी क्वथन की, क्वथनांक की या क्वथन की आपको यहाँ पे अंतर दिखाएगा। यानी जो क्वथन है वह स्वतंत्र होने वाली प्रक्रिया है, लेकिन अगर वही हम लोग बात करें द्रवणांक, सॉरी, वाष्पन है जो स्वतः होने वाली, स्वतंत्र होने वाली प्रक्रिया है, लेकिन वही क्वथन की बात करें तो यह एक निश्चित ताप पर होते हैं। यहाँ पे आप लिखा गया, आप ध्यान रखेंगे, निश्चित ताप पर ही होता है, जिसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। यह द्रव के सिर्फ ऊपरी सतह पर होता है और द्रव के भीतरी भागों में बिल्कुल नहीं होता है। भीतरी भागों में वाष्पन नहीं होगा, लेकिन जो क्वथन है वो द्रव के संपूर्ण या संपूर्ण द्रव में होता है। भीतरी भाग में भी होगा और बाहरी भाग में होगा, और जैसे ही भीतरी भाग में होगा तो ये बुलबुले निकलना शुरू हो जाएंगे। इसमें इसमें ठंडक उत्पन्न होता है। इसमें तो इसमें ठंडक उत्पन्न होता है किसमें, तो ये क्वथन में। और लेकिन अगर वही हम लोग बात कर लें तो इसमें ठंडक उत्पन्न नहीं होता है। वाष्पन में ठंडक उत्पन्न होता है और इसमें ठंडक उत्पन्न नहीं होता है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए चैनल पर आप लोग।